अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुशामदीद। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में मेरे साथ मुजम्मिल सौरवंदी साहब। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, सबसे पहले बात कोर कमेटी इजलास तहरीक इंसाफ का और जो फैसला सुनाया गया इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ, उसके बाद ये कोर कमेटी का इजलास हुआ। इसकी अंदरूनी कहानी फिलहाल सामने ये आई है कि आलिया हमजा बरस पड़ी हैं और बड़े गुस्से से उन्होंने सवाल उठा दिया क़यादत पर कि आखिर क्यों एहतजाज नहीं हुआ, क्यों खामोशी इख्तियार की गई। और उसके बाद इमरान खान साहब का भी अब बयान इस हवाले से है कि पेशावर में जलसा किया जाएगा और ये जलसा 8 फरवरी को होगा। मुजम्मिल साहब, क्या ट्रंप से किसी किस्म की उम्मीद नहीं रख रहे अब तहरीक इंसाफ वाले? देखिए, फ़िलहाल तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बड़ा फैसला जो सामने आया है वो 8 फरवरी को पेशावर में जलसा करने का है। वरना एक ये भी था कि जी आप 8 फरवरी को इस्लामाबाद पर फिर दोबारा चढ़ाई का और कहते जी हम डी चौक पर जलसा करेंगे, और फिर एक लड़ाई 8 फरवरी को शुरू हो जाती, फिर कंटेनर लगने शुरू हो जाते, फिर सब कुछ हो जाता, फिर डी चौक पहुंचने दिया जाता ना दिया जाता, जलसा होता ना होता, और मुल्क में एक पूरी महाजराई की कैफियत हम देखते हैं 8 फरवरी वाले दिन। लेकिन एक कदम पीछे हटे हैं बानी पीटीआई इमरान खान, जब उन्होंने 8 फरवरी को पेशावर में जलसा अनाउंस किया है। आप ये समझें कि अब उनको यहाँ तो इस्लामाबाद चढ़ाई से तौबा कर ली गई है 26 नवंबर के बाद कि भाई ये इतना आसान काम नहीं है, इसमें काफ़ी नुकसान हो जाता है। यहाँ तो तौबा कर ली गई है, यहाँ कोई सेंस प्रिवेल कर गई है कि ये बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई जो है वो कोई वायबल ऑप्शन नहीं है। इसके नतीजे में पीटीआई को ज़्यादा नुकसान होता है, मुकदमात बनते हैं, गिरफ्तारियाँ होती हैं और नए केसेस आते हैं, और पीटीआई के ऊपर फिर एक इल्ज़ामात भी लगते हैं कि मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करते हैं। तो पहली बात तो जो आज नया ऐलान आया है वो ये है कि 8 फरवरी को सारे काफ़िले पेशावर जाएंगे। उन्होंने कहा, और ये भी उन्होंने कहा कि केपी से काफ़िले पेशावर मंगाए जाएं। जो बानी पीटीआई का ऐलान है वो ये नहीं है कि पूरे मुल्क से काफ़िले पेशावर जाएं। ऐलान सिर्फ ये है कि केपी के काफ़िले जो हैं केपी के अंदर से वो पेशावर जाएं, और पेशावर के अलावा उन्होंने मुल्क में कहीं कोई जलसे का, कोई एहतजाज की जगह का अभी तक फिलहाल नहीं किया। हो सकता है इसके बाद एक और नहीं। देखिए ना, आज उनका पॉलिसी ऐलान जो आया है वो 8 फरवरी को उन्होंने पेशावर का ऐलान किया है। वो ये भी कह सकते थे कि जी लाहौर में भी जलसा होगा, पेशावर में भी होगा, कराची में भी होगा, वो कह सकते थे इस्लामाबाद में भी होगा, लेकिन उन्होंने सिर्फ पेशावर का कहा है। मेरे ख्याल में जो गंडापुर मिले हैं उस दिन सज़ा के बाद 1.5 घंटा उसने काम किया है, या और लोग जो खान साहब को समझा रहे थे उन्होंने काम किया है, या 26 नवंबर के नताइज ने काम किया है, या 14 साल कैद के असरात हैं कि खान साहब ने अब मज़ीद महाजराई ना करने का फ़ैसला किया है और पार्टी को मज़ीद मुश्किल में ना डालने का फ़ैसला करते हुए पेशावर। देखिए ना, पेशावर उनकी सॉफ्ट लैंड है, पेशावर में उनकी हुकूमत है, केपी की उनकी हुकूमत है। वो पेशावर में जितना मर्जी बड़ा शो कर सकते हैं, कोई रुकावट नहीं, कुछ नहीं। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं, वो आराम से पेशावर में जलसा करें, सारी क़यादत वहाँ खिताब करे, बेहतरीन शो बन सकता है। मेरे ख्याल में मुझे तो लगा कि ये काफ़ी जो है एक स्टेप पीछे हटी है तहरीक इंसाफ, और उन्होंने इस बार इस्लामाबाद की कॉल नहीं दी जो बड़ी सिंपल है। पंजाब में भी कहीं की कॉल नहीं, कराची की भी नहीं, सिर्फ केपी में पेशावर की कॉल है कि पेशावर में जलसा करें। तो मेरे ख्याल में ये पॉजिटिव साइन है, हमें समझना चाहिए कि उन्होंने ये जो बार बार इस्लामाबाद चढ़ाई का एक शुरू किया हुआ था म्यूज़िकल रिदम वो ख़त्म किया है। और यहाँ तो जो मुलाकात हुई गंडापुर की और बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से, उसके भी नताइज हैं कि अब आप इस्लामाबाद पर चढ़ाई नहीं करेंगे। तो इस्लामाबाद पर चढ़ाई फ्लेक्सिबिलिटी शो की गई है, तहरीक इंसाफ की तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी शो की गई है। हाँ, नहीं, अब वो जो ट्वीट है खान साहब का वो फ्लेक्सिबल तो नहीं है, उसमें मेरा मतलब आर्मी चीफ के खिलाफ काफी कुछ है। फिर से जनरल याहिया फिर वो महमूद कमीशन, याहिया खान, ये वो सारा कुछ मौजूद है अपनी जगह। जो वो जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ सारी बात करते हैं वो मौजूद है। लेकिन टेक्निकल बात ये है कि एक स्ट्रेटेजिकल रिट्रीट की हम कह सकते हैं कि उन्होंने जलसा पेशावर में अनाउंस किया है, इस्लामाबाद या लाहौर में नहीं है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि 8 फरवरी को कोई महाजराई नहीं होगी, 8 फरवरी को कोई मुल्क बंद नहीं होगा, कोई कंटेनर नहीं लगेंगे, और उन्होंने सिर्फ केपी के लोगों को कहा है कि आप पेशावर में आएँ और वहाँ पर यौम स्याह बनाएं। अब 2-3 पहलू हैं, केपी में अपनी हुकूमत है, वहाँ तो इंतखाबात बकौल पीटीआई के
फेयर ही हुए हैं ना, तो उन फेयर इंतखाबात के खिलाफ पेशावर में क्या एहतजाज करना है? लोग सवाल कर सकते हैं कि मतलब आप पेशावर में 8 फरवरी पे क्या एहतजाज करेंगे? पेशावर में तो आपके नज़दीक केपी में तो फेयर हुए हैं, लेकिन बहरहाल ओवरऑल इट्स अ गुड साइन। अब जहाँ तक कोर कमेटी के इजलास की बात कर ले, सवाल उठाया अली हमजा ने, उन्होंने कहा है कि सलमान खान राजा साहब के ब्रीफिंग ना हमें दें, ब्रीफिंग के बजाय हमें सिर्फ ये बताएं कि ये फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज कब होगा, वो तो हमें रिहाई चाहिए। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है ना, परसों कर रहे हैं, ये तो मतलब ये कोई सवाल है? सर्टनली अपील करने के लिए 30 दिन होते हैं, 30 दिन में करनी होती है, ये कोई सवाल नहीं था कि आप कब कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ज़्यादा बड़ा सवाल ये है, क्योंकि अपील करने की एक मोहलत होती है, उसके अंदर ही अपील करनी होती है। ज़्यादा बड़ा सवाल ये है मेरे नज़दीक कि जो कोर कमेटी में लोगों ने पूछा कि जी 14 साल कैद हुई, उसके बाद मुल्क में कहीं कोई एहतजाज क्यों नहीं हुआ? अब कोर कमेटी इसका क्या जवाब दे? एक तो कोर कमेटी ये कह सकती है कि हमने एहतजाज की कोई कॉल नहीं दी हुई, अंदर इस हवाले से बहुत बात हुई है। कुछ लोगों का ख्याल है कि फौरी तौर पे एहतजाज होना चाहिए था और लोगों को बाहर आना चाहिए था। अब एक तो ये है कि लोग बाहर नहीं आए, मैंने कल भी आपके साथ शो में बात की कि पूरे मुल्क में कहीं भी कोई लोग बाहर नहीं आए, कोई एहतजाज नहीं हुआ, पूरा मुल्क पुरअमन रहा और लोगों ने बहुत पुरसकून तरीके से ये सज़ा सुनी। मेरा ख्याल है कोर कमेटी के लिए इससे पहले भी दीगर कितनी सजाएं थी वो लोग सुन चुके थे और तरीके इंसाफ भी बड़ी नॉर्मल थी, उनका बिहेवियर भी यही था। जैसे अलीमा खान ने कहा कि जी इमरान खान को भी खुद पता था कि सजा आने वाली है और फैसले के दौरान उन्होंने खुद मुस्कुरा के कहा मुझे पता था फैसला यही। फिर कोर कमेटी में क्यों इस बात पर लड़े हैं कि एहतजाज नहीं हुआ? मेरा मतलब है, आप मेरी बात, लोग तो कह रहे हैं रिचर्ड गर्नेल का ट्वीट क्यों नहीं आया? हर बंदा सवाल पूछ रहा है कि रिचर्ड गर्नेल का वो ट्वीट कहाँ है, रिलीज इमरान खान का, और वो क्यों बंद हो गए? वो वेट कर रहे हैं ना, अब कल का बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, का वेट कर रहे हैं। नहीं, कल का बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है ना, सारी नजरें उनकी वहीं थी कि वो तो फिलहाल शूट करा रहे हैं बड़ा। ट्रम्प साहब अपने एक ऐसे उन्होंने अपने फेशियल एक्सप्रेशंस जो है ट्रम्प के, डोनाल्ड ट्रम्प का, जो व्हाइट हाउस से फोटोग्राफर ने एक शूट किया है और उसमें एक तस्वीर रिलीज की गई जिसमें बड़ा तबसरा है पूरी दुनिया में कि ट्रम्प बेसिकली अपने फेशियल एक्सप्रेशन से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। जो उनके हामी है उनके लिए बड़ा अच्छा है और जो उनके मुखालिफ है उनके लिए वो बड़ा सख्त मैसेज है। नहीं, ट्रम्प के हवाले से देखिए, वो ट्रम्प के आने का तो पूरी दुनिया को इंतज़ार है, लेकिन वो जो उसके लिए वो हुई है तकरीब है, वो ख़राब मौसम की वजह से एक हॉल में चली गई है। जिन्होंने टिकट खरीदे हैं वो बेचारे रह जाएंगे, वो अब तकरीब में नहीं जा सकेंगे क्योंकि वहाँ मौसम बहुत ख़राब है, तो इसलिए अब वहाँ खुली तकरीब नहीं हो रही है और ये तो वो बंद हो रही है, सिलेक्टेड लोग होंगे। लेकिन क्या तहरीक इंसाफ को जो उम्मीद है ट्रम्प से वो टूट गई है जो आपने सवाल किया, या वो कायम है? कि 8 फरवरी को जो जलसे का कह दिया? नहीं, देखिए वो जलसा तो सॉफ्ट कॉर्नर है, मतलब जलसा की बजाय अगर वो मार्च का कहते कि एक और मार्च इस्लामाबाद की तरफ, तो वो था कि आप ट्रम्प को कोई मौका दे रहे हैं मुल्क में हालात ख़राब करके मुदाखलत का, लेकिन तहरीक इंसाफ उस तरफ नहीं गई है। इसका मतलब है अभी उनको कोई इशारा नहीं है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। मुल्क में हालात तो वो तभी ख़राब करेंगे जब उनको कोई बैरूनी इशारा होगा। तो मेरे ख्याल में ये अभी 8 फरवरी को उन्होंने नहीं किया। उनका ख्याल है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जगह ले ले, बात हो जाए तो फिर आगे कहीं कर लेंगे, तो फिलहाल तो ऐसे नहीं है। और बाकी जो हालात हैं मुल्क में वो अपनी जगह मौजूद हैं। कोर के सलमान अकरम राजा साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने कहा है हम परसों चैलेंज कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में परसों नए जजेस भी आ जाएंगे। कहा जा रहा है कि अब ये अपील नए जजेस सुनेंगे, पुराने जजेस नहीं सुनेंगे, नए जजेस ये अपील सुनेंगे। किसके हामी जजेस हैं ये तो तहरीक इंसाफ पहले से ही प्रेडिक्ट कर रही है। सुनेंगे तो फिर सजा का क्या होगा। तो बहुत सारे लोग, और हुकूमत ने एक और मुतालबा किया है। हुकूमत कहती है कि बानी पीटीआई की अपीलें जल्दी क्यों लगती हैं। जिस तरह एक आम आदमी की अपील जितने अरसे बाद लगती है, इसको नंबर लगे, जब इसकी बारी आए तब ये अपील सुनी जाए। अगर एक आम आदमी की अपील की बारी 2 साल बाद आ रही है तो बानी पीटीआई की अपील की बारी भी 2 साल बाद आनी चाहिए। वो कहते हैं ये जो हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट उनकी पटिशनें फ़ौरन लगा देता है और अपीलें फ़ौरन सुन लेता है, फ़ैसले फ़ौरन करता है, और आम आदमी के मुकदमे का फ़ैसला फ़ौरन नहीं होता। ये जो डिस्पैरिटी है ये ख़त्म होनी चाहिए, ये हुकूमत का मुतालबा है। लेकिन अब देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस के आने के बाद वहाँ क्या माहौल बनता है। वहाँ अब सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशंस भी होनी है, वहाँ नए चीफ जस्टिस ने भी आना है। अच्छा, तरीके साहब ये भी कहती है दूसरी तरफ सजाएं सुनाने के लिए भी और केस बनाने के लिए भी 14-14 घंटे की तवील प्रोसीडिंग होती है, ऐसा भी तो होता है?
होता है, ऐसी कौन सी बात है। नवाज शरीफ का केस पे मॉनिटरिंग जज था और वो कह रहे थे संडे वाले दिन भी सुना जाए, मतलब साकिब साहब कहते हैं। तो वो तो मेरा मतलब है कि मुकाफात अमल है। कल जब नवाज शरीफ के केस ऐसे सुने जा रहे थे तो आप दलील देते थे कि जल्द इंसाफ में क्या रुकावट है, अगर केस जल्दी जल्दी सुना जा रहा है तो आपको खुश होना चाहिए, इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है। यही दलील देती थी पूरी पीटीआई कि जी नवाज शरीफ को क्या एतराज है अगर केस जल्दी सुना जा रहा है, सारा रोज सुना जा रहा है, अदालतें जल्दी फैसला टाइम पर सुना रही हैं। वही बात है कि जो सियासी जमातों के हक में फैसले आ जाते हैं वो सियासी जमातें कहती सब ठीक है, अदालत के फैसले पे एतराज नहीं है, और जब फैसले आते तो लाहौर हाई कोर्ट में फुल कोर्ट इजलास हुआ है। अच्छा, लाहौर हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आप देखें लाहौर हाई कोर्ट में जो जस्टिस आलिया हैं वो सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर थी और 2 सीनियर जजेस जस्टिस अली बाकर नजफी और सदाकत अली खान को सुपरसीड किया था उन्होंने। बहरहाल वहाँ फुल कोर्ट इजलास हुआ है और उस फुल कोर्ट इजलास में 2024 की लाहौर हाई कोर्ट की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। Which is very good. उन्होंने कहा है कि 2024 में ज़िले अदलिया ने 38 लाख से ज़ायद मुकदमात का फैसला किया और लाहौर हाई कोर्ट ने जो है 1,48,000 नए केस दायर हुए और रीजनल बेंचेस ने 1,44,000 केसेस का फैसला किया। लेकिन मैं समझता हूँ ठीक है, आपने लाखों केसेस का फैसला ज़रूर किया होगा, या आपके फिगर्स को मैं बिल्कुल गलत नहीं कहता और मैं ये नहीं कहता कि आपके फिगर्स गलत हैं, लेकिन मैं अब भी देखें ना, अभी भी ज़िला अदलिया में 14,50,000 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं और लाहौर हाई कोर्ट में 1,98,000। देखें जिस तरतीब से मुकदमात दायर हो रहे हैं उस शरह से उनका फैसला नहीं हो रहा। अभी भी ज़िला अदलिया में पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है और मुकदमात सालों जो हैं वो ताख़ीर का शिकार रहते हैं और इसका कोई आपको लाहेमल बनाना पड़ेगा कि एक मुकदमा कम से कम 90-100 दिन में 200 दिन में उसका फैसला हो जाए। एक मुद्दत होनी चाहिए मातहत अदलिया में मुकदमे के फैसला होने की। ये नहीं हो सकता कि एक मुकदमा 10 साल से चल रहा है और एक का 3 माह में फैसला हो गया। हर जज को आपको पाबंद करना पड़ेगा कि मातहत अदलिया में कि वो अपने मुकदमे का फैसला 90 दिन में, 100 दिन में, 120 दिन में, जो भी मुद्दत आप मुकर्रर करें उसमें वो उस केस का ट्रायल का फैसला करे। क्योंकि जब आपने जजों को ये इजाज़त दे दी है कि वो 6-6 साल ताख़ीर करते रहें तो कुछ मुकदमात को पहिए लग जाती हैं और वो बहुत तेज़ी से फैसला हो जाता है। कुछ मुकदमात जो हैं वो बिल्कुल पिछली सफ़ों पे चले जाते हैं और उनमें 2-2 महीने की तारीखें ही बढ़ती रहती हैं। तो जो ये तारीख पर तारीख का कल्चर है इस पर हाई कोर्ट्स को कोई कवायद बनाने पड़ेंगे जिससे मताहत अदलिया को बांधना पड़ेगा कि आप इतने अरसे में फैसला करने के पाबंद हैं। उसके बाद हाई कोर्ट्स को अपने लिए भी ये बनाना पड़ेगा कि जब अपील आपके पास आएगी तो आपने कितने अरसे में अपील फैसला करनी है। साल हाई कोर्ट्स में भी पेंडिंग रहती है। लोगों का इंसाफ पर से तबार उठ गया है, पैसे का ज़िया, वक्त का ज़िया। आपने अपनी बताई है कारकर्दगी, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि टाइमलाइंस नहीं है केसेस के फैसले की। जजेस को पाबंद नहीं है कि उन्होंने अपना ट्रायल मुकम्मल करना है। नतीजतन हम ये देखते हैं कि जजेस तारीख पर तारीख भी डालते हैं, ये भी करते हैं। लिहाजा मेरी तो ये है कि सबसे पहले हाई कोर्ट्स को ऐसे कवायद बनाने चाहिए जिसके तहत मातहत अदलिया को एक टाइम लाइन्स में फैसला करने का पाबंद किया जा सके। बिल्कुल ठीक। ब्रेक लेते हैं मुजम्मिल साहब, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बात पाकिस्तान और बांग्लादेश के हालात की। दोनों के हालात ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, कुर्बतें बढ़ रही हैं और बांग्लादेश और पाकिस्तान के हाई ऑफिशियल्स की मीटिंग्स पाकिस्तान में स्केड्यूल भी रही हैं। तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर बांग्लादेश तमूर अशरफुज़्ज़मान खान ने। अशरफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। सर, सिर्फ ये बताइएगा कि भारत को तो खुटक रहा है पाकिस्तान के करीब आना बांग्लादेश का, अभी बांग्लादेश के हालात क्या बता रहे हैं आपको? वेलकम फॉर दिस डिस्कशन। थैंक यू। ये सूरत हाल तो आपको पता ही होगा सारी दुनिया में जो कुछ हो रहा है। अभी तो कोई चीज खुफिया नहीं होता है, सारे ही ओपन हो जाता है। तो वहाँ जो है असल में 71 में जो कुदरत हुई थी, जो गंदगी हुई थी, वो तो नहीं होना चाहिए था। तो उसका एक दुख तो था। अदरवाइज ईस्ट पाकिस्तान के बंदा
अलग होना नहीं चाहते थे। आपको ये जानना चाहिए था कि वहाँ लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान की फेवर में थे। आप देखिए ना, मैं कहता हूँ कि 25 मार्च जबकि इसने, अब सुन रहे हैं मेरे बात? जी सुन रहे हैं, जी सुन रहे हैं। 25 मार्च जब ये पाकिस्तान आर्मी ने क्रैकडाउन किया है, उस वक्त तो मेरे कहने के मुताबिक ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान में नहीं था, सवाई कैंटोनमेंट के। क्योंकि 1 मार्च में याहिया खान ने जो ऐलान किया था, जो कैंसिल किया था, तो वो कैंसिलेशन के बाद जो सिचुएशन पैदा हुआ, अचानक सिचुएशन पैदा हो गया था, उस वक्त आर्मी ने कुछ नहीं किया 25 दिन तक। और ये जो है ना, ये मुक्ति वाहिनी और इंडियन रॉ के लोग एजेंट्स जो है ना, वहाँ 10,000 लोग वहाँ काम करते थे बांग्लादेशी के नाम से। ये जो बिहारी के कत्ल और दूसरे सारे कुछ पाकिस्तान के खिलाफ हुआ, उसी वक्त उन लोगों ने किया है मेनली, लेकिन सारे नाम बांग्लादेश का गया। ठीक है, इसका जो सोल्यूशन था, इसका सोल्यूशन यह नहीं था, आर्मी क्रैकडाउन नहीं था, इसका सोल्यूशन पॉलिटिकल था, लेकिन उसने नहीं किया। तो ये फिर जो 25 मार्च जो कुछ हुआ है, वो कहते कि 30 लाख, हम कहते कि 3 बंदा भी अगर मरा है तो क्यों? वो कहते कि 2 लाख औरतों के ऊपर रेप किया गया है। मैं कहा कि 2 औरतों की भी तो हो, वो क्यों? ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है, और ये पाकिस्तान आपको पता होगा, हिस्ट्री में अगर जाए तो 1906 में मुस्लिम लीग, जिस मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाया, वो मुस्लिम लीग ढाका में हुआ था। और आपको पता है कि अशरफुल जमान साहब, इस वक्त जो हालात हैं हसीना वाजिद के बाद जाने के, वो इस नए बांग्लादेश को आप कहाँ देख रहे हैं जाते हुए? यही बात पर आ रहा हूँ मैं, उसी बात पर आ रहा हूँ। तो उसके बाद जो है ना, ये करारदादी पाकिस्तान भी शेर बांग्ला के फजलुल हक ने भी पेश किया था। तो उन लोगों को आप अगर कहे कि यह गद्दार है, यह तो सही नहीं था, लेकिन उन लोगों के दिल में, अक्सर लोगों के दिल में पाकिस्तान के एक जहदी के बारे में था, जिसका यानी जो है ना, आप देखें कि एक ही बात देगा, 53 ईयर्स हो गया है, तो कोई गवर्नमेंट भी सही तरह से सही तरह से बिहेव नहीं किया, जिस वजह से ये हुआ था। अभी ये स्टूडेंट जो है, ये जो स्टूडेंट मूवमेंट जिसने हसीना को हटाया और सारी कुछ हटाया है, इसके बाद वो असल रूप जो है ना, यानी बांग्लादेशी पीपल का पाकिस्तान के बारे में वो निगाह के आ गया, वो सामने आ गया अभी कि वो लोग क्या चाहते हैं। तो ये है कि बांग्लादेशी लोग वो कभी भी जुल्म को बर्दाश्त नहीं करते, हमेशा वो मूवमेंट किया है और मूवमेंट करते रहेंगे। और इंडिया ने इस वक्त से लेकर के जो फायदा लिया है, वो बिल्कुल बांग्लादेश के खिलाफ था, बांग्लादेश के इंटरेस्ट के खिलाफ था। मुझे पता नहीं है, आपको पता किस हद तक पता है कि बांग्लादेश को उसने कैसे वो सारे कुछ लूट लिया था बांग्लादेश को। अभी लोगों के अंदर वो शऊर आया और मौका मिला तो उसको हटा दिया है। अभी तो अब देख रहा है कि ये जो लोग है, ये जो स्टूडेंट है, अक्सर ये बांग्लादेश बनने के बाद पैदा हुआ है, अक्सर इसका 20, 22, 23, 24 साल की उम्र है इनका। ये जो है ना, ये वो पाकिस्तान वो देखना चाहते हैं कि बांग्लादेश जो है ना, ये बांग्लादेश आजाद रहे, और बांग्लादेश आजाद रह नहीं सकता है बगैर यानी मदद के, पाकिस्तान के मदद के। तो इसलिए अब देखें कि ये इस वजह से अब देखें कि वो जो लोग थे पहले जो थे वो भी आए, और जो नए पौधे जो है ये भी यानी पाकिस्तान के फेवर में है। पाकिस्तान अगर पाकिस्तान मैं सोचता हूँ कि ये जो है ना, पाकिस्तान के लिए सुनहरी मौका है। वो हो सकता है कि इससे पाकिस्तान तो खामोश तो नहीं थे, पाकिस्तान के जब शेख मुजीब हसीना ने आउट कर दिया, हर कुछ बंद कर दिया, तो उस वक्त से भी यानी हमारे लोग तो यानी पाकिस्तानी जो लोग करता धरता है, ये लोग खामोश तो नहीं थे, ये भी बदला लेने की कोशिश कर रहे थे। और इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा धचका है, इतना बड़ा धचका इंडिया को कभी नहीं मिला है जैसे कि अब बांग्लादेश में मिला। अशरफुल जमान साहब, अब मैं आपकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ रहा था, आप पर सजाए मौत है, हसीना वाजिद के दौर में आपको सजाए मौत दे दी गई, और आप अब कैसे देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सजाए मौत दी गई जिनमें मेजर डालम भी थे और लोग भी थे, तो आप सब लोग अब आगे इस नए बांग्लादेश में अपना क्या किरदार देखते हैं?
नहीं, हम तो चाहते हैं कि बांग्लादेश आज़ाद रहे, सही तरह से रहे पाकिस्तान के साथ, बल्कि बड़े सगीर के सारे मुसलमानों के लिए यानी इकट्ठा होना ये ज़रूरी है। बड़े सगीर के मुसलमान अलहदा अलहदा रहे तो फिर ये नहीं होगा। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक पावर है, इसलिए इंडिया कुछ नहीं कर पा रहा है। अदरवाइज बांग्लादेश के तरह अगर इसके पावर पाकिस्तान का ना होता तो कब इंडिया ये कुछ कर बैठते हैं। तो ये चीज जो है ना, ये बांग्लादेश के लोग चाहते हैं कि वो आज़ाद रहे, इंडिया किसी तरह से उसको ये ना करे। और ये जो है ना इस्लामिक बुनियाद पर इसका सारे दस्तूर वगैरह जो सारे जो हसीना ने जो तबाह कर दिया था उसको दोबारा वो वापस लाए, ये इनका मकसद है। लेकिन भारत अपनी चालें चल रहा है, वो किसी न किसी तरीके से दोबारा से बांग्लादेश में इंटरवीन करने की कोशिश कर रहा है। आपका क्या ख्याल है, नहीं कर रहे? कामयाब हो पाएंगे? लोग इतना बेवकूफ तो नहीं है सिस्टर। कब जा रहे हैं आप बांग्लादेश? वो तो हत्तल इम्कान कोशिश करे, हत्तल इम्कान कोशिश करे। दुनिया के कोई कानून भी उसको परवाह नहीं करते हैं। आपको पता नहीं है कि उसने हैदराबाद को कैसे हड़प किया है? आपको पता नहीं उसके जूनागढ़ मनबादार को कैसे हड़प किया है? आपको पता नहीं कि कश्मीर में उसमें क्या क्या है? हमारी पुरानी दुश्मनी है, हमें बेहतर पता है। लेकिन अच्छा अशरफ जमां साहब, आप पर 18 बंगाली दानिश्वरों को कत्ल करने का इल्जाम है। क्या कहानी है ये जो आपके घर से डायरी मिली, आपने 14 दिसंबर को 18 बंगाली दानिश्वरों को कत्ल किया, क्यों किया? देखिए, इसका जवाब तो मैं देने से नहीं होगा, ये तो मेजर डालिम जो है ना, मेजर डालिम इसका जवाब दे दिया है। हमारा कोई हम ये अलबत्ता तो और भी पहले बना था, हम पाकिस्तान के साथ दिया मुस्लिम होने के खातिर की मुसलमानों की एकजहती चाहिए इसलिए। लेकिन ये जो था, ये 14 तारीख को ये कौन से आदमी कहेंगे कि ये मैंने या पाकिस्तान आर्मी ने इसको कत्ल किया? इसको कत्ल करने में हमारा क्या हाथ था, हमारा क्या फायदा था? फायदा तो उन लोगों का था जो मेजर डालिम ने बता दिया कि वो इंडिया में उनको बताया गया है बस आप एक आज़ाद मुल्क में जाएंगे, आपका ना फॉरेन पॉलिसी होगा, ना कुछ होगा, ना इकोनॉमिक कुछ होगा, जो कुछ करना है हम करेंगे। तो वहाँ खला पैदा करके इंडियन स्कॉलर्स को भेजना उसी का मफाद में है। ये तो ये पाकिस्तान के मफाद में भी नहीं है, बांग्लादेश के मफाद में भी नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं का मफाद ही हो सकता है। इस वक्त जो बांग्लादेश और भारत के दरमियान सरहदों पर कशीदगी है, हम टेंशन्स देख रहे हैं इंडिया और बांग्लादेश को, इसको आप कैसे देखते हैं आगे बढ़ते हुए? ये आगे आगे और भी बढ़ेगा, और भी बढ़ेगा। तो लेकिन ये डिपेंड करता है, अगर बांग्लादेश के आदमी सारे इकट्ठा होकर के इसको रोके तो ये रोक सकता है। हाँ, ये रोक सकता है। लेकिन आपको पता है कि इंडिया काम कर रहा है। वो हसीना के जो लोग हैं, हसीना के अवामी लीग के जो लोग हैं, जो करोड़ों रुपीस यानी करोड़ बिलियन डॉलर बाहर किया है, अंदर किया है, सारे कुछ किया है 15-16 साल में, तो वो तो छोड़ेंगे नहीं। वो तो कोशिश करेंगे, हत्तल इम्कान कोशिश की इसको रद्द करने के लिए, यहाँ तक कि लोगों को खरीदने के लिए भी करेंगे। तो ये जो है ना, ये डिपेंड करता है कि जो सूरत हाल वहाँ है, इस सूरत हाल में अगर ये सारे बांग्लादेशी इकट्ठा रहे तो ये मुमकिन है कि इंडिया कुछ नहीं कर सकेंगे इंशाअल्लाह। और जो बांग्लादेश के फौजी वफद पाकिस्तान आया है, इसको आप कैसे देखते हैं? हम तो देखते हैं, मैं तो पाकिस्तान में था, पाकिस्तानी जो ऐसे ही के लोग इससे जो मुलाकात होता था, तो हम तो कहते थे कि भाई आप कुछ करें, क्योंकि ये जो है ना, आप देखें ना, वो जो इल्जाम लगाते हैं, अवामी लीग का काम तो इल्जाम लगाना है, सही और गलत की कोई बात नहीं है। अब देखो, उसका 30 लाख का है, मेजर डालिम ने कहा कि 3 लाख है, 3 लाख को उसने 30 लाख बना दिया, 3 मिलियन बना दिया, और भी ऐसे ही है। लेकिन आपको पता है, जहां आर्म्स स्ट्रगल होता है वहां तो इस किस्म के होता है, इसमें कोई यह नहीं है। लेकिन ये इसका बढ़ा चढ़ा के करना जो है ना, लेकिन हमारा गलती भी ये था कि जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब हो गया है तो अभी आपको बांग्लादेश में अगले इलेक्शन कब नजर आ रहे हैं? इलेक्शन तो इस साल हो जाएगी इंशाल्लाह। और कौन जीतेगा आपके ख्याल में? अभी कहना बड़ा मुश्किल है। अब देखिए कि मैदान में तो 2 ही पार्टी है, बीएनपी है और जमात इस्लामी है। जमात इस्लामी का जो यानी बीएनपी जो है, बीएनपी असल में सारे वो भी अवामी लीग समझे,
हाँ, और सिर्फ यह है कि नेशनल पार्टी के नाम से दिया है, लेकिन आवामी लीग के किरदार और उनके किरदार में कोई फर्क नहीं आई। इसलिए फर्क नहीं आई, यानी जियाउर रहमान और खालिदा जिया ये दोनों तक तो बिल्कुल सही है, लेकिन उसके बाद जो अभी जो है ना, ये सारे लुटेरा है आवामी लीग की तरह ही। और आवामी लीग के लोग अभी शेल्टर ले रहा है बीएनपी में जाकर को शेल्टर ले रहा है और जमात के खिलाफ काम कर रहे हैं। लेकिन जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को ये अंदाजा नहीं था। लेकिन नौजवान भी तो अपनी नई पार्टी बना रहे हैं, उन्होंने काबीना से इस्तीफा दे दिया है और वहाँ नौजवानों की नई पार्टी सामने आ रही है। वो कहते हैं वो पार्टी इलेक्शन जीत जाएगी। आप भी देखना, वो पार्टी जो है वो पार्टी भी जमात इस्लाम के करीब है। आपको पता है कि नई पार्टी में जो स्टूडेंट मूवमेंट चला है, इसमें शिविर जो है ना, जमात का जो स्टूडेंट विंग है, बांग्लादेश इस्लामी छात्र शिविर, इसका किरदार सबसे ज्यादा है। लेकिन वो सामने नहीं आया है, सामने दूसरे न्यूट्रल स्टूडेंट को दिया है, लेकिन पीछे ये इसने काम करते रहे। तो वो जो ग्रुप होगा उसमें भी हमारे लोग होंगे। हो सकता है कि जमात के साथ उसका कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए, जैसे कि वहाँ के जो दीनी जमातें जो है ना, तो दीनी जमातें अभी सारे इकट्ठा हो रहे हैं। ये दीनी जमातें अगर इकट्ठा हो जाए तो, और ये स्टूडेंट ग्रुप अगर हो जाए, मेरा ख्याल में बीएनपी का जीतना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगी। लेकिन एक राय ये है कि 2-3 साल इलेक्शन नहीं होंगे और डॉक्टर यूनुस साहब भी 2-3 साल चलाएंगे। ये तो देखिए, डॉक्टर यूनुस साहब ने ऐलान कर दिया है कि इस साल के आखिर तक, अगर ज्यादा हो तो और 6 महीना अगले साल के जून तक ही हो जाएगी इलेक्शन। और यूनुस साहब जो ऐलान करते हैं वो झूठ नहीं कहते हैं, वो ऐसे धोखा नहीं देते हैं, वो सही कहते हैं। लेकिन इसमें एक है, सारे पार्टी तो चाहते हैं कि पहले उसका काम हो, सही तरह से काम शाम हो जाए, लेकिन बीएनपी जो है ना, ये बड़ा दल जो है ना, ये चाहते हैं कि इलेक्शन एज सुन एज पॉसिबल हो जाए, क्योंकि उसका यह है कि दिन ब दिन जो ना उसका रिपुटेशन खराब हो रहा है, लूट मार जो आवामी लीग। लेकिन खालिदा जिया को सुप्रीम कोर्ट ने बरी भी तो कर दिया तमाम केसेस से, लेकिन वो बीमार भी हैं। वो बीमार भी है और अभी लंदन में है। अभी उसकी उम्र भी तो 78 हो गया है, शायद 77-78 हो गया है। तो ये अगर बीएनपी का लीडर बने तो बीएनपी कुछ हद तक बेहतर रहेगा। अगर वापस ना जा सके, या तो वापस जाकर आप वापस बांग्लादेश जाना चाहते हैं? कब जा रहे हैं? मेरा तो कोई ऐसे इरादा नहीं है जाने के लिए। नहीं, आप अपना केस लड़ने, अपनी सजा खत्म कराने नहीं जाएंगे? हाँ, मैं क्यों जाऊँ, मैं कभी भी बात नहीं की इस सिलसिले में, क्योंकि सारे बनावट है, कहावट है, ये खुद ब खुद ये केसेस जो है खुद ब खुद खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अशरफुज़्ज़मान साहब हमारे साथ बात करने का। मुज़म्मिल साहब, अब ये एक बड़ी हिस्टोरिक शख्सियत है अशरफुज़्ज़मान साहब, इनको वहाँ सजाए मौत है और इन पर ये इल्जाम है कि इन्होंने 18 बंगाली दानिशवरों को कत्ल किया 14 दिसंबर को, और ये सब कुछ। तो ये इस वक्त अमेरिका में है, पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हमारे साथ अमेरिका से बात कर रहे हैं, जाते हैं कि नहीं बांग्लादेश, क्योंकि जाहिर है अभी इनकी तरफ से कोई कंफर्मेशन तो नहीं आई है इस हवाले से। ब्रेक ले लेते हैं मुज़म्मिल साहब, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बात अब इंसानी स्मगलिंग के हवाले से, जो कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है, और रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि जिसमें भयानक किस्म के इंकशाफात हमारे सामने आ रहे हैं कि गुज़िश्ता कुछ महीनों से इंसानी स्मगलिंग में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस टाइम सज्जाद बाजवा साहब, साबिक डायरेक्टर FIA हैं। थैंक यू सो मच सज्जाद साहब। सर, सिर्फ ये कहिएगा कि हम यूनान कश्ती हादसा देख लें, हम मराकश कश्ती हादसा देख लें, या दीगर हादसात, अब गुज़श्ता कुछ महीनों की रिपोर्ट सामने आ रही है जितना गैर कानूनी तौर पर लोग मुल्क छोड़ स्मगल बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में ये हादसात का होना आपको नहीं लगता दिस इज़ वेरी अलार्मिंग? जी शुक्रिया। दरअसल बात यह है कि अगर एक भी इंसानी जान जाए तो उस पर दुख होता है, और यहाँ तो आए रोज सैकड़ों की तादाद में लोग जाने जा रही हैं, और हमेशा किसी जुर्म पे काबू पाने के लिए उसको जुर्म को कम होना चाहिए, उसको बढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हमारा मुल्क का ओवरऑल हाल ये है कि हम हर शोबे में ही जो है वो डाउन जा रहे हैं, और हर काम के लिए सबसे पहले एक नीयत होनी चाहिए, इरादा होता है।
और फिर उसके लिए रास्ते निकलाते हैं, और रास्ते निकाले जाते हैं। जब रास्ते निकालने की कोशिश करें तो ऐसा काम नहीं होता जिसके लिए रास्ता निकले ना। अगर आप इंसानी स्मगलिंग के हवाले से, ये कश्तियां डूबने के हवाले से, या लोगों के जाने के हवाले से अगर आप गौर करें तो इसमें सबसे ज्यादा जो एरिया है वो गुजरात, पहले गुजरात डिवीजन था, उसका हिस्सा गुजरात भी बन गया, 2 डिवीजन बन गए उसके, ओल्ड गुजरावाला और दोनों डिवीजन के लेकिन। तो आपको मेजॉरिटी यहाँ से लोग मिलेंगे कि जो इसमें जाने जिनकी ज़ाया हो रही है। लेकिन उस एरिया में अगर आप गौर करें तो FIA की जो हालत है वो बदकिस्मती से जो दूसरे एरिया से बेहतर होनी चाहिए, वो सबसे, अगर मैंने जो मेरा जाती तजर्बा है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि FIA गुजरावाला गुजरात की हालत पूरे पाकिस्तान में FIA से सबसे बदतर है। और फिर अगर दूसरी बात है कि जी फोकस करने की जरूरत है, और एक टाइम था कि 2017-18 में थोड़ा सा फोकस हुआ। उस वक्त चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया, DGFI ने वहां पे सर्कल बनाया, और सर्कल बना के मुझे ही पहला इंचार्ज लगाया गया, और फिर 4-5 महीने में मुझे बर्दाश्त ना किया गया, और वहां पे फिर एक सिस्टम चला गया। और यकीन माने कि मेरे से पहले और मेरे से बाद और आज तक ये 2 डिवीजन जो है यहाँ पे प्राइवेट माफिया जो है वो FIA चला रहा है, और उसमें कुछ तब्दीली नहीं आ रही। और ये मैं ज़बानी बात नहीं कर रहा, ये मैं DG को लिख के भी दिया विद प्रूफ। और जो लोग रन करते हैं बाजवा साहब, वैसे तो ये कहा जाता है कि ये लोग गैर कानूनी तौर पे गए, लेकिन अगर रिसर्च की जाए तो इनके पास सेनेगल, लिबिया या इन ममालिक जहाँ से आगे इन्होंने किश्ती पर बैठना होता है, उन ममालिक के वैलिड वीज़े होते हैं। ये यहाँ से वैलिड डॉक्यूमेंट्स पर ही ट्रैवल करके उन ममालिक में जाते हैं जहाँ से आगे फिर किश्ती वाला रैकेट इनको मिलता है। मतलब मैं अभी ये मराकश वाली भी देख रहा था, तो लोग पहले लोगों के पास सेनेगल के वीज़े थे, कुछ तो पहले सऊदी अरब गए और फिर सऊदी अरब से सेनेगल गए, ठीक है ना। तो ये जो इसको FIA कैसे रोक सकता है? देखें ना जी, एक आदमी सेनेगल का वीज़ा ले ले, लिबिया का वीज़ा ले ले, और वो ट्रैवल करना चाहे सेनेगल या लिबिया, तो हम क्या उसको एयरपोर्ट पे रोक सकते हैं कि तुम सेनेगल या लिबिया ना जाओ, क्योंकि वहां से आगे किश्तियां जाती हैं? देखें, इस पे भी जो है एक पॉलिसी वजह करनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, और उस पे एक वाजे जो है डायरेक्शन हो। अब इस वक्त भी जो FIA इमिग्रेशन है वो प्रोफाइलिंग करती है, और कुछ को रोकते हैं, कुछ को जाने देते हैं। तो न उनके पास प्रॉपर रोकने का भी कोई जवाब ऐसा नहीं होता, लेकिन वो देखते हैं कि इनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इनके पास कैश है नहीं है, उनका ओवरऑल जो इंटरव्यू करके उसको रोकते भी हैं और जाने भी देते हैं। और दूसरी बात है कि अगर गवर्नमेंट पे को क्लियर वाज़े पॉलिसी बनाए तो ज्यादा बेहतर है कि जी ऐसे जो एरियाज हैं, ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे उनको फिगर आउट करे, एक बात। दूसरी बात है कि जो रिलीजियस वीजाज हैं, जैसे ज़ियारतों के पे लोग जा रहे हैं, उम्रा पे जा रहे हैं, तो हर मुल्क ने अपने जो मसाइल हल करने के लिए वो पॉलिसी वजह करते हैं। आपको याद होगा कि सऊदी अरेबिया में लोग जाते थे, उम्रे पे जाते थे, रुक जाते थे, फिर उन्होंने इसका सद्देबाब ये किया कि उन्होंने जो टूर ऑपरेटर्स थे उनके एक हाई जो थी उनकी सिक्योरिटी रखी और हैवी पेनल्टी उनको लगाना शुरू की, और उसके बाद मैं यही पूछता हूँ कि मसलन यहाँ से तो अब आप शायद लिबिया के लिए या सेनेगल के लिए अगर कोई बंदा वीज़ा लेके चढ़े और उसका पासपोर्ट ब्लैंक है और वो सेनेगल या लिबिया जा रहा है तो FIA वाले रोक लेते हैं। लेकिन अगर उसने उम्रे का वीज़ा साथ ले लिया और वो जद्दे चला गया है, उम्रा करके फिर वो सेनेगल चला गया, तो आप कैसे रोक सकते हैं? उसके पास सेनेगल का वैलिड वीज़ा तो मौजूद था ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने ऐसे भी केस देखे हैं कि लोगों ने लिबिया का वीज़ा लगवाया है, FIA ने रोका है, उन्होंने रेट करके ऑर्डर लिया है कि ना रोका जाए और चढ़ गए हैं। इसको कैसे रोकें? मैं वही तो पहले अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक वाज़ेह पॉलिसी बनानी चाहिए। जब लीबिया में हाई रिस्क एरिया था तो वहां पे बल्क में अगर लोग जा रहे थे तो उसको रोकना, उसकी पॉलिसी बनाना टाइमली है। हर चीज का एक टाइम है कि जब कोई चीज जा रही थी, उससे पहले जब जंग हो रही थी उस वक्त भी लोग जा रहे थे, उस वक्त भी जहाज भर के जा रहे थे। तो उस वक्त भी देखे ना, ये तो डे टू डे है कि अगर इमिग्रेशन वाले देख रहे हैं कि इस वक्त लीबिया के में लोग चले जा रहे हैं तो आपकी इंटरनल कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। और अगर रोक रहे हैं या उसमें हर इमिग्रेशन की स्वाबदीद है कि वो नेचुरली रोक रहा है
या वो कोई किसी मैलाफाइड इंटेंशन से रोक रहा है या वो जाने दे रहा है। तो दोनों सूरतों में ये जो डिपेंड करता है कि जो इंचार्ज ऊपर है उनका काम है, और जो गवर्नमेंट है। आप क्या सजेस्ट करते हैं कि कुछ कंट्रीज को ब्लैकलिस्ट कर दे पाकिस्तान के, इन कंट्रीज के ऊपर पाकिस्तानी सफर नहीं कर सकते, जिनमें सेनेगल, लिबिया जैसी कंट्रीज जहां से ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, या आप क्या सजेस्ट करते हैं कि क्या पॉलिसी बनाए? या तो इन कंट्रीज को ब्लैकलिस्ट करे, या इनके वीजे अगर इनकी एम्बेसीज वीजा देती हैं तो पाकिस्तान क्या कर ले, उनको रोक ले उन लोगों को? आपके नजदीक क्या पॉलिसी होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहला काम तो ये है कि अगर कोई ऐसी जगहों पे जा रहा है, जैसे पिछले एक बच्चा 14 साल का था, तो 14 साल का बच्चा जो था वो बगैर पेरेंट्स के कैसे उम्र करने चला गया। इसी तरह अब ये जो लीबिया में जा रहे हैं या जो सेनेगल जा रहे हैं, अब ऐसे ममालिक में अगर एक बंदे का कोई बिजनेस नहीं है, कोई उसकी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है, उसकी बैंक स्टेटमेंट नहीं है, उसका कुछ भी नहीं बैकग्राउंड है, तो अगर वो एक उठ के जा कह रहा है मैं सैर करने जा रहा हूँ, और उसमें गवर्नमेंट को ये थोड़ी सी इसमें पॉलिसी वादे करनी चाहिए कि जिनका प्रोफाइल ना हो, कोई बैकग्राउंड ना हो, कोई बिजनेस देखें किस पर्पज के लिए जा रहे हैं ना। अगर आपको इतनी जाने जाया हो रही है तो आपको बनानी पड़ेगी। अगर देखिए कानून साजी होगा ये प्रयास। क्या पॉलिसी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या पॉलिसी? कानून साजी करें, कुछ मुल्क ब्लैकलिस्ट करें, क्या कर सकते हैं? देखें ना, एक आदमी के पास वीजा है, उसका हक है ट्रैवल करना, अगर उसको ट्रैवल करने से रोकेंगे तो वो कहेगा कि मुझे मैं कोई ECL पे हूँ, आप मुझे रोक रहे हैं। तो क्या पॉलिसी बनाई जाए? देखिए, उसका कोई फाइनेंशियल प्रोफाइल बनाना पड़ेगा कि अगर कोई लेजिटिमेट पैसेंजर है उसको जाने दें, और अगर कोई इलेजिटिमेट है, अब जैसे मानी बहुत सारे ममालिक में बैगर जा रहे हैं, अब एक फैमिली जा रही है, 5 बंदे जा रहे हैं, उनके पास कोई रिसोर्स नहीं है, कोई उनके कपड़े भी उसका प्रॉपर नहीं है, तो 5 बंदों की टिकटें वो अफोर्ड कर रहे हैं, वो जो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, तो उनको जो कोई बंदा स्पॉन्सर कर रहा है तो आपको नजर आ रहा होता है। लेकिन जब तक, मैं वही कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को इस पे पॉलिसी बनानी चाहिए, बैगर्स का हो, चाहे वो इमिग्रेशन का हो, और चाहे किसी ममालिक का वीजा। बाजवा साहब, 1-1 करोड़ रुपया देके लोग जा रहे हैं यूरोप, इस वक्त 1 करोड़ रुपया रेट है, 80 लाख रुपया, 70 लाख रुपया। तो क्या अगर वो कहेंगे कि बैंक में 50 लाख होना चाहिए, तो जो एजेंट है वो 50 लाख जमा करा देगा 2 महीने के लिए, ट्रैवल करा के वापस निकाल लेगा? मतलब आप मेरी बात समझिए ना, अगर गवर्नमेंट ये शर्त लगा देती है कि आपके बैंक में इतने पैसे हों तो आप ये इन कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हैं, तो जो एजेंट है वो जमा करा देगा पैसे इतने अकाउंट में, फिर निकाल लेगा वापस। देखें, मैं वही पहले अर्ज कर रहा था कि जिस तरह उन्होंने टूर ऑपरेटर्स के लिए जारी रखी ना सऊदी अरेबिया ने, तो एक बंदे पे जब जुर्माना होना शुरू हुआ, उनको पेनल्टी हुई, तो टूर ऑपरेटर कम होते गए, उनको ब्लैकलिस्ट करते गए। यहाँ भी आप देख लेंगे कि जो भी उम्रा के लिए जा रहे हैं, तो अगर वो पैकेज में उम्रा के लिए भी जाए, वो आगे जाने लोग जा रहे हैं, तो अगर उम्रा पे जा रहे हैं तो उस टूर ऑपरेटर का काम है वो, आप अगर आप देखें कि सऊदी अरब आप जाते हैं ना, तो आपका पासपोर्ट ले लेते हैं, वो टूर ऑपरेटर के पास आपका पासपोर्ट होता है, और वो थ्रू आउट उनके पास रहता है, वो जब तक वापस नहीं आता, जहाज से लेकर जहाज तक वापस जो आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट है वो उनके पास होते हैं, और वो साथ कैरी करते हैं। तो उम्रे के सिलसिले में भी अगर जा रहा है तो टूर ऑपरेटर उसमें इन्वॉल्व है, टूर ऑपरेटर की इन्वॉल्वमेंट के बगैर वो बंदा वहां स्किप सऊदी अरेबिया नहीं हो सकता। सेनेगल डायरेक्ट भी तो जा रहे हैं लोग बराह रास्त भी सेनेगल जा रहे हैं। दुनिया का गरीब तरीन मुल्क है सेनेगल, और सबसे ज्यादा पाकिस्तानी सेनेगल जा रहे हैं, वहां रोटी खाने को नहीं है। देखिए, वहां रोटी खाने को नहीं, वो तो एज ए ट्रांजिट जा रहे हैं ना, वहां ब्रेक लगाई, उसके बाद आगे किसी और जगह चले गए। ठीक है। और सज्जाद साहब, पिछले कुछ महीनों की रिपोर्ट्स जो हमारे सामने हैं, बैरूने मुल्क बहुत से पाकिस्तानी हैं जो कि सफर करना चाहते हैं, मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं। ये रिपोर्ट्स तो आपने भी देखी होंगी अब तक हमारे सामने जो आ चुकी हैं। इसका हल क्या है? अवाम सिर्फ एक मुल्क की बात नहीं है, सऊदी अरब ने भी पहले हमें कहा था, जिस तरह से लोग पाकिस्तान से जाके वहां पर भीख मांग रहे थे, दुबई वीजा कैसे हमारे लिए मुश्किल हो चुका है ये हमें पता है, मुख्तलिफ ममालिक ने कैसे अपने वीजे हमारे पाकिस्तानियों के लिए जो है वो तंग कर दिए, ये सब सारी सिचुएशन हमारे सामने है। एक मुल्क की ऑप्शन नहीं होती तो पाकिस्तानी दूसरे मुल्क की ऑप्शन ढूंढना शुरू कर देते हैं। FIA के पास कोई तो इस तरह के होने चाहिए। इस टाइम सूरत हाल इस तरह अलार्मिंग है कि पाकिस्तान के लोगों का मुल्क छोड़ कर जाना, और दूसरी तरफ FIA का उस पर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना, हालात तो नहीं ठीक रहेंगे। FIA जिनके पास वैलिड वीजा है उनको रोक नहीं सकती ना, दूसरे नहीं रोक सकते, बैन कर रहे हैं, आपको रोक रहे हैं।
जी बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि अगर वैलिड वीजा है तो उसको लीगली जो है वो रोक नहीं सकते, लेकिन रोकते हैं और उसकी प्रोफाइलिंग करते हैं, हर एयरपोर्ट पे होती है और लोगों को रोकते हैं, ऑफलोड भी करते हैं। जैसे मलेशिया की कितनी फ्लाइट को रोका गया और उस पर रिटर्न भी होती है। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ जो मैं अर्ज करना चाह रहा था कि देखिए सिर्फ एक एफआईए का काम नहीं है। अगर आप टूर ऑपरेटर के लिए आपने मिनिमम सी के रखी हुई है, हर बंदा ट्रैवल एजेंसी बनाता है और काम शुरू कर देता है, हर बंदा वो उम्रे का जियारतों का काम शुरू कर देता है। उसके बाद आप कोई ऐसा डेटाबेस नहीं है कि कितने लोग गए कितने वापस आ गए हैं, उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। और अब जो लेटेस्ट सिस्टम है, हालांकि आप डे टू डे चेक कर सकते हैं किस मुल्क कितने गए कितने वापस आए, लेकिन अगर आप चेक नहीं करेंगे और वो एक इराक, जैसे इराक में वीजा शुरू हुआ कि मैं उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे बिलाल भुट्टो, तो उन्होंने वहां गए उनसे बात की तो फ्री वीजा मिल गया। और मैंने टीवी चैनल पे उसी वक्त कहा था कि ये अच्छी बात है कि वीजा मिल गया, लेकिन अगला इसका रोकना है कि जी वहां से लोग इराक से आप लीबिया में जाना आसान हो जाएगा, तो ये ना हो कि अभी सारे के सारे ये आगे रास्ता ये बन जाए। बन गया तो वही एग्जैक्टली हुआ, फिर लोग आगे जाना शुरू हो गए। अच्छा, अब ये जो हमारे यहाँ माफिया आप जिसकी बात कर रहे थे शुरू में, गुजरात और गुजरांवाला, सियालकोट, मंडी बाउद्दीन, ये कितने एजेंट हैं जो इस इलाके में फिर के लोगों को से पैसे लेकर उनको भेजते हैं? कुल एजेंट कितने हैं पाकिस्तान में आपके ख्याल में? क्योंकि लाइन तो आगे भी होनी चाहिए। मैं सिर्फ गुजरांवाला और गुजरात डिवीजन की बात करूंगा कि वहां पे हजारों की तादाद में मुल्जमान हैं एफआईए के, ह्यूमन स्मगलर, जो अभी तक अरेस्ट नहीं हुए। हजारों में हैं जो अरेस्ट नहीं हुए। मतलब क्या उनके ऊपर एफआईआर है लेकिन वो अरेस्ट नहीं हुए? वो अरेस्ट नहीं हुए, हजारों में है। मैं हंड्रेड में नहीं कह रहा, डजन में नहीं कह रहा, 1000 में है। और उसके बाद जो प्रिंसिपल एक्यूज हैं, जो मेन बड़े गैंग किस्म के हैं, उनमें तो शायद 2-3 के अलावा कोई अरेस्ट नहीं हुआ। फिर दूसरी बात है कि देखिए गुजरात गुजरांवाला में आपने जितने लोग पोस्ट किए हुए, वहां एक ईमानदार आदमी वहां एक सब इंस्पेक्टर ड्यूटी कर ही नहीं सकता। अच्छा। अगर आप उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं देंगे, उसको साहब आप सिक्योरिटी नहीं देंगे, तो कैसे बंदा अरेस्ट करेगा? वहां पे लोगों ने क्या किया, आप देखिए वहां पे एक एक अफसर ने 2-2, 3-3, 4-4 प्राइवेट रखे हुए बंदे रखे हुए, और वहां एक प्राइवेट माफिया चला रहा है। अब एक क्या कोई बंदा अफोर्ड कर सकता है कि 2-3 अफसर उसने प्राइवेट, 2-3 मुलाजिम उसने, वो प्राइवेट मुलाजिम उसके लिए क्या करते हैं? रिश्वत। वो प्राइवेट मुलाजिम नहीं है, वो भी सब एजेंट है। अच्छा, वो भी एजेंट है। तो आप कह रहे हैं कि एफआईए के हर अफसर ने 4-5 अपने एजेंट रखे हुए हैं आगे ये काम चलाने के लिए? और सबको पता है, तमाम एजेंसीज को पता है, महकमे को पता है, सबको पता है कि वहां हर, आप गुजरांवाला गुजरात में चले जाए, हर दूसरे अफसर के पास आपको 2-2, 3-3 बंदे मिलेंगे जो ये आगे एजेंटी का काम कर रहे हैं। उनके खिलाफ मैं आपको दावे से कहता हूँ, मैं गुजरात में 4-5 माह रहा हूँ, वो 4-5 माह निकाल दें, एक बंदा भी प्राइवेट किसी के पास नहीं था। उसके अलावा मुझे बताएं, पहले भी था, पिछले 20 साल से यही चलते चल रहा है और ऐसे चलता जाएगा, और मैं नहीं समझता इसमें कोई तब्दीली आएगी। बहुत शुक्रिया बाजवा साहब हमारे साथ बात करने का। थैंक यू सो मच। देखिए ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बड़ा टेक्निकल सा स्टेटमेंट है कि कुछ नहीं हो सकता उन एजेंट्स के खिलाफ। नहीं, एजेंट्स की भी आप बात समझें कि एक आदमी के पास सेनेगल का वैलिड वीजा है, हुकूमत पाकिस्तान के पास कोई इख्तियार नहीं उसको सेनेगल जाने से रोकने का। मशकूक तो समझ के कहीं ना कहीं तो कानून नहीं है ना, आप बात समझें। अगर आप उसको एयरपोर्ट पे एफआईए रोकती है, वो अगले दिन रिट करता है कि मुझे रोका गया है। अदालत बुलाती है, वो कहते हैं इसका नाम ईसीएल पे है, वो कहते हैं नहीं है, वो कहते हैं फिर आप इसको जाने दें। देखिए ना, एक कानून है कि इस मुल्क में जिसके पास आप ट्रैवलिंग पर कोई पाबंदी नहीं, बैंक स्टेटमेंट है उसकी, उसका नहीं ना भी हो, सिर्फ वीज़ा होना काफ़ी है। दुनिया के जितने मुल्क हैं, गरीब से गरीब मुल्क, चाहे आप अफ्रीका के ले लें चाहे कहीं ले लें, आपके पास उस मुल्क, अब होता क्या है कि सेनेगल हो गया, लिबिया हो गया, ऐसे कई ममालिक हैं जहाँ से यूरोप को किश्तियाँ जाती हैं, समुद्र का रास्ता है। उन मुल्कों के वीज़े मिलने बहुत आसान है। ये एजेंट उन मुल्कों के वीज़े जो हैं 1,00,000, 2,00,000 रुपये, 3,00,000 रुपये में लगवा लेते हैं और लोगों को उन मुल्क में वैलिड डॉक्यूमेंट्स पर ट्रैवल करते हैं। हमारे जो लोगों का ख्याल है ना कि ये गैर कानूनी कागजात पर ट्रैवल करते हैं, नहीं, ये वैलिड वीज़े पर ट्रैवल करते हैं पाकिस्तान से उस मुल्क तक, वहाँ से आगे किश्ती में गैर कानूनी तौर पर जाते हैं।
यहाँ से कोई पाकिस्तान में ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि ये गैर कानूनी तौर पे जहाज में चढ़ के बैठ जाते हैं। हाँ, जाहिर है। ये किश्ती में, लेकिन कवानीन सख्त करने पड़ेंगे, कवानीन सख्त करने पड़ेंगे। नहीं, क्या कवानीन, मतलब मेरी भी ट्रैवलिंग पे आप बैन फिर लग जाएगा, फिर तो मेरा मतलब सबकी ट्रैवलिंग पे बैन, किसी मुल्क में भी ट्रैवलिंग पे बैन नहीं। एक ट्रैवल हिस्ट्री होती है एक शख्स की, एक पहली दफा ही ट्रैवल करना चाह रहा है और वो अकेला जाना चाह रहा है, तो दैट मींस नहीं, जिंदगी में पहली दफा भी कोई सैनिक जाना चाह रहा है तो कानून के तहत आप उसे नहीं रोक सकते। पूरी दुनिया में ये मरवजा कानून है, पहला इंसानी हक है कि आप अपनी मर्जी से ट्रैवल कर सकते हैं। उम्रे पे लोग नहीं सोच रहे, अब उस हक को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, तो गवर्नमेंट कोई कानून नहीं बना सकती मेरे ख्याल में इस हवाले से। लेकिन ये जो एजेंट्स हैं, ये जो उन्होंने कहा ना कि गुजरांवाला और गुजरात में जो एजेंट्स हैं, उस नेटवर्क को तोड़ने की जरूरत है। और वहाँ जैसे जो FIA के अफसरान ने अपने प्राइवेट लोग रखे हुए हैं, एजेंट भर्ती किए हुए हैं, असल में हम एजेंट्स का नेटवर्क तोड़ें, लोगों को मतलब वैलिड वीजे पर ट्रैवल करने से नहीं रोका जा सकता। जो लोगों को बेसिकली मासूम बच्चों को वर्गलाते हैं और ट्रैवल करने पे जो है वो मजबूर करते हैं। इसी के साथ नाज़रीन, मुझे सना कहवान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।